एक साइंटिस्ट एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो किसी इंसान के दिमाग की कॉपी बना सके ताकि वो मौत के बाद भी एग्जिस्ट कर सके। लेकिन दूसरों को बचाने के बजाय वो अपने भाई की बीवी को पाने का मौका देखता है। एलियम प्रोजेक्ट ये डिटरमिन करता है कि एक इंसान उसकी मेमोरीज और कॉन्शियसनेस से बना होता है। उसकी यादें वो डेटा होती है जो उसे यूनिक बनाती है, जबकि उसकी कॉन्शियसनेस इन डेटा को प्रोसेस करके काम करती है। इसी बेस पर एलियम ने एक तरीका डेवलप किया जिससे मेमोरीज को डिजिटाइज किया जा सके। उन्होंने एक न्यूरो कनेक्टर बनाया जो ह्यूमन ब्रेन से डेटा ट्रांसफर करता है। इसके बाद इसका न्यूरल नेटवर्क सिस्टम उस कॉन्शियसनेस को रिक्रिएट कर सकता है जो इन मेमोरीज को प्रोसेस करेगा, यानी असल में किसी के दिमाग को दोबारा बनाना। यह प्रोजेक्ट डेविड ने स्टार्ट किया। जो इस लैबोरेटरी का सीईओ है, उसकी वाइफ वेरा जो इस न्यूरो कनेक्टर को डेवलप करने वाली न्यूरोसर्जन है, और डेविड का भाई एंटोन जिसने न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया है। ये तीनों अपनी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को रिव्यू करते हैं, लेकिन एंटोन का मानना है कि उन्हें ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को दोबारा बना रहे हैं। उसका कहना है कि वो सिर्फ मेमोरीज कॉपी कर रहे हैं और ये प्रूफ नहीं है कि वो किसी की कॉन्शियसनेस भी कॉपी कर सकते हैं। इस वजह से वो प्रेजेंटेशन पोस्टपोन करने का सजेशन देता है। बाद में अपनी लैब में वेरा एंटोन को याद दिलाती है कि वो पहले सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं, इसलिए वो श्योर है कि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन एंटोन बताता है कि जब उन्होंने एक लैब रैट की मेमोरीज कॉपी की तो उसकी रेप्लिका ने नए रिस्पॉन्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया। इससे ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया कि ये कॉपीड दिमाग नए थॉट्स कैसे जनरेट करेगा। इसके बावजूद डेविड ये जोर देता है कि उन्होंने पहले ही प्रेजेंटेशन को 3 बार डिले कर दिया है। अगर वो जल्दी से अपना काम नहीं दिखाएंगे तो उनके पास प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए इन्वेस्टर्स नहीं होंगे। लेकिन एंटोन को वेरा की चिंता है क्योंकि उसने खुद को पहला ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट बनाने का डिसीजन लिया है। बाहर जब उनके प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स गैदर होते हैं तो बहुत सारे लोग ह्यूमन कॉन्शियसनेस की कॉपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जब एक सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर जाता है प्रोटेस्ट हैंडल करने, तो एक आदमी जो केप पहने होता है बिना किसी को पता चले बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। इस बीच एक रिपोर्टर नोटिस करता है कि इन्वेस्टर्स के बीच आंद्रे भी है। ये आदमी उन कंपनीज को खरीदने और बेचने के लिए जाना जाता है जो डूबने के कगार पर होती है, जिससे ये प्रोजेक्ट के लिए बुरा सिग्नल हो सकता है। तीनों साइंटिस्ट्स जल्दी से मीडिया से मिलते हैं, लेकिन तभी वो केप पहना आदमी एक स्मोक बम छोड़ देता है। बाद में वेरा एंटोन की मदद करती है उसके कपड़ों से स्मोक बम का असर हटाने के लिए। इस इंसिडेंट के बावजूद डेविड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। वो इन्वेस्टर से वादा करता है कि वो ह्यूमन माइंड्स को क्लोन कर पाएंगे जो मरे हुए लोगों को एक नया मौका देगा। फिर वो एंटोन और वेरा को इंट्रोड्यूस करता है जो वेरा के दिमाग को कॉपी करने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस शुरू करते हैं, पावर फेलियर हो जाता है। डेविड डेस्परेटली प्रेजेंटेशन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग वहां से निकलने लगते हैं। जब प्रेजेंटेशन फेल हो जाता है, डेविड गुस्से में एंटोन से कहता है कि उसने इन्वेस्टर्स को भगा दिया, लेकिन एंटोन उसे याद दिलाता है कि उसने पहले ही वॉर्न किया था कि वो अभी तक रेडी नहीं है। तभी आंद्रे उनसे मिलता है और ऑफर देता है कि वो उनके प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा उठाएगा। ये सुनकर सब शॉक्ड होते हैं क्योंकि आंद्रे की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। वो जाने से पहले कह के जाता है कि जब भी वो डिसाइड कर ले उससे कांटेक्ट करें। रात भर एंटोन ये समझने की कोशिश करता है कि क्या गलती हुई। तभी उसका कंप्यूटर एक प्रॉम्प्ट देता है जो बताता है कि वेरा का दिमाग कॉपी करना सक्सेसफुल रहा, लेकिन सिर्फ 25% स्टेबलाइजेशन के साथ। जब वो रेप्लिका एक्सेस करता है तो वो उससे पूछती है कि वो कहां है। एंटोन कहता है कि वो एक जगह है जिसे वॉल्ट कहा जाता है, लेकिन रेप्लिका को यादें याद करने में दिक्कत होती है। और जब वो पूछती है कि क्या एंटोन उसका हस्बैंड है, तो एंटोन थोड़ा रुककर हाँ बोल देता है। मेमोरी सिस्टम इमेजेस क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वो एंटोन को देख सके, लेकिन जैसे ही उसका वर्चुअल हाथ एंटोन को छूता है, एंटोन अचानक झटके से लैब में उठता है। जब वो कंप्यूटर चेक करता है
तो देखता है कि स्टेबलाइजेशन रेट 31% तक बढ़ गया है। सुबह वेरा अपने हस्बैंड को आंद्रेई का प्रपोजल पढ़ते हुए देखती है। डेविड चिंतित है कि आंद्रेई ने इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लूप होल रखा होगा, जैसे कि उनसे उनका पहला बच्चा मांगना। वेरा मजाक में कहती है कि पहले बच्चा बनाना तो पड़ेगा, लेकिन डेविड मानता है कि वो दोनों अभी बच्चों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट में बिजी है। दूसरी तरफ एक प्रीस्ट अपने फॉलोअर्स को प्रोटेस्ट के लिए शाबाशी देता है, लेकिन वो इग्नाट को डांटता है क्योंकि उसने स्मोक बम फेंक कर लोगों को नुकसान पहुंचाया। इग्नाट आर्ग्यू करता है कि साइंटिस्ट को रोकना जरूरी था, लेकिन प्रीस्ट सबको यकीन दिलाता है कि ये लोग आत्मा कॉपी करने में फेल हो गए हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि भगवान ऐसे पाप होने नहीं देगा। लेकिन इग्नाट अब भी इंसिस्ट करता है कि उनकी मशीन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसका मानना है कि कोई भी भगवान इतनी बड़ी बुराई होने नहीं देगा, और जो लोग ऐसे शैतानी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनको भगवान माफ नहीं करेगा। इसका मतलब है कि भगवान इन्हें छोड़ चुका है और अब सिर्फ वो ही शैतान के खिलाफ लड़ने वाला अकेला इंसान है। बाद में एंटोन की असिस्टेंट साशा उसे कंप्यूटर के सामने सोया हुआ पाती है। जब वो मॉनिटर देखती है तो उसकी आंखें चौंध जाती है। इस बीच डेविड और वेरा आंद्रेई से मिलते हैं, जो बताता है कि वो प्रोजेक्ट फंड करने को रेडी है क्योंकि उसकी बेटी जोया बीमार है। उसका मानना है कि वो लोग उसका दिमाग कॉपी करके उसे जिंदा रख सकते हैं। आंद्रेई बताता है कि जोया ही उसका अकेला परिवार है क्योंकि उसकी वाइफ चाइल्ड बर्थ में मर गई थी। वो कमेंट करता है कि क्योंकि वेरा और डेविड के खुद के बच्चे नहीं हैं, तो शायद वो उसके दुख को नहीं समझ सकते। लेकिन पावर और पैसा कमाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका असली लेगेसी ये सब नहीं, बल्कि उसका बच्चा है। जोया बचपन से बीमार है और मेडिसिन उसका इलाज नहीं कर सकती, इसलिए वो अब मजबूर हो गया है। डेविड सोचता है कि क्या होगा अगर वे जोया को रेप्लिकेट करने में फेल हो जाते हैं। आंद्रे बस रिस्पॉन्ड करता है कि उसकी बेटी उसकी पूरी दुनिया है, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। फिर वो पूछता है कि अगर वे सक्सेसफुल होते हैं तो जोया के साथ क्या होगा। वर एडमिट करती है कि शुरुआत में रिप्लिका ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगी कि कौन सी मेमोरीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। इस बीच एंटन सशा से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को न बताएं कि उन्होंने वेर को रेप्लिकेट कर लिया है, जब तक कि वे 85% स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तब तक चीजें गलत हो सकती है। प्रोसेस के एक हिस्से के रूप में वे रेप्लिका को वॉल्ट में स्टोर करते हैं, जहां एंटन इसे मेमोरीज प्रोसेस करने के लिए गाइड करेगा। थ्योरी के अनुसार जब ये 85% स्टेबिलिटी तक पहुंच जाएगी तो रेप्लिका खुद को एक फुल फ्लेज्ड पर्सनैलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेगी। उस रात रेप्लिका की स्टेबिलिटी 40% पर होती है। एंटन उसे वॉल्ट में विजिट करता है, जिसने अब रेप्लिकेटेड वेरा और एक घर कंस्ट्रक्ट कर दिया है जहां वो रह सकती है। वो एंटन को देखकर खुश होती है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि वे टच नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके कोड का हिस्सा नहीं है। इसके बजाय वो उसकी मेमोरीज को ट्रेस करना चाहता है कि वे कैसे मिले थे। वेरा रिकॉल करती है कि वे एक इंस्टीट्यूट में मिले थे, हालांकि उसे याद आता है कि वहां कोई और भी था। वो पूछती है कि वो कौन था, लेकिन एंटन अर्ज करता है कि वो इसे खुद याद करे। हालांकि जब वेरा जोर देती है कि वो उसे बता दे, तो जगह अंधेरी हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वो डिस्टेबलाइज हो रही है। इस पर एंटन वॉल्ट से बाहर आता है और देखता है कि उसकी स्टेबिलिटी रेट 32% तक गिर गई है। बाद में वो डेविड और वेरा से मिलता है, जो उसे जोया के बारे में बताते हैं। उनकी सरप्राइज के लिए वो अग्री करता है कि वे लड़की की मदद कर सकते हैं। इसके विपरीत डेविड हेजिटेंट होता है क्योंकि वो आंद्रे को प्रोजेक्ट से जोड़ने को लेकर सस्पिशियस है। एंटन एक्सप्लेन करता है कि वे पहले फेल हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया था, जिसने पहले ही एक और रेप्लिका को स्टोर किया था। इसलिए वे जोया के लिए एक नया बना सकते हैं। हालांकि पहला नेटवर्क बनाने में 4 साल लगे थे। एंटन अस्यूम करता है कि वे इसे अब हफ्तों में कर सकते हैं,
क्योंकि अब उन्हें पता है कि कैसे करना है और डेविड के पास रिसोर्सेज है। इस पर ट्रियो आंद्रे के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। बाद में एंटन वेर को अपने ऑफिस में इनवाइट करता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि कोई लड़की उससे पसंद करती है। वेर अस्यूम करती है कि वो सशा के बारे में बात कर रहा है, जिससे एंटन सरप्राइज हो जाता है। इसी एंगल से वो वेर से पूछता है कि अगर सशा को उसमें सीरियस इंटरेस्ट हो तो उसे क्या क्लूज देखने चाहिए। वो इसे इस ओर मोड़ता है कि वह और डेविड कैसे एक साथ आए थे। इसलिए वेर शेयर करती है कि वे तब मिले थे जब वो गलती से एंटन के लेक्चर में चली गई थी। डेविड तुरंत उसमें इंटरेस्टेड हो गया और उसे जीतने के लिए परस्यू करने लगा। एंटन को याद नहीं आता कि वेर ने उसका लेक्चर अटेंड किया था और वेर सोचती है कि शायद वो तब किसी और चीज पर ध्यान दे रहा था। जब एंटन वॉल्ट में रिप्लिका को विजिट करता है तो वो उसे रोते हुए पाता है। वो उसे एश्योर करता है कि वो सिर्फ इसलिए चला गया था क्योंकि उसे डर था कि वो उसे हर्ट कर रहा है। अब वो उसे याद दिलाना चाहता है कि वे कैसे मिले थे। वो ये कहानी फिर से सुनाता है कि वेर ने गलती से उसका लेक्चर अटेंड किया था और रिप्लिका इसे इमेजिन करती है। वो इमेजिन करती है कि उसने अपने पियर से एंटन के बारे में सुना था, जिससे उसे उसमें इंटरेस्ट हो गया। एंटन फिर झूठ बोलता है कि उसने उसे अपनी क्लास में तुरंत नोटिस कर लिया था, जबकि डेविड लेक्चर से इसलिए चला गया था क्योंकि उसे काम था। वो दावा करता है कि उसने वेर से उस पूरे दिन बात की थी क्योंकि वह तुरंत उसकी ओर खिंच गया था। तभी वो एक शेल्फ से एक बुक उठाती है और अंदर टिकट्स का एक सेट पाती है। वो पूछती है कि क्या वह और एंटन कभी आर्केड्स गए थे और वो कहता है कि नहीं। हालांकि वेर को याद आता है कि वह अपने पिता के साथ एक शॉपिंग सेंटर गई थी जहां उसने आर्केड गेम्स खेले थे। उसे ये मेमोरी पसंद आती है और एंटन उसकी तारीफ करता है कि उसने इसे खुद रिकॉल किया। वो जल्द ही वॉल्ट से बाहर आता है और देखता है कि स्टेबिलिटी रेट 48% तक बढ़ गई है। अगले दिन इग्नैट बिल्डिंग में आता है, लेकिन उसे लॉबी में ही रोक दिया जाता है। तभी वो एक मेंटेनेंस वर्कर को बाहर निकलते हुए देखता है। इस बीच वर जोया के रूम को डॉक्यूमेंट करती है, लड़की को समझाते हुए कि ये डिटेल्स रिप्लिका को उसकी कॉन्शियसनेस कॉपी करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने में मदद करेगी। मदद के लिए जोया उसे एक पोस्ट कार्ड दिखाती है जो उसकी मां छोड़ गई थी। लड़की के ग्रीफ को देखकर वर उससे सहानुभूति रखती है। उस रात एंटन वेर को एक आर्केड में ले जाता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर उससे पूछता है कि क्या एक रिप्लिका फॉल्स मेमोरी से स्टेबलाइज हो सकती है। वर कहती है हाँ, क्योंकि फॉल्स मेमोरी भी डेटा ही होगी जैसे असली मेमोरीज होती है। एक और दिन एंटन वॉल्ट में वेर की रिप्लिका को विजिट करता है, जो अब सोच रही है कि वो वॉल्ट में क्यों है। फिर वो झूठ बोलता है कि प्रेजेंटेशन के दिन एक बॉम्ब ने उसे और डेविड को मार दिया था। इस वजह से उसकी कॉन्शियसनेस ही एकमात्र चीज है जो एंटन के पास बची है। इस दौरान इग्नैट एक मेंटेनेंस वर्कर की जॉब हासिल कर लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वह जोया के साथ अधिक समय बिताती है ताकि वो उसे बेहतर समझ सके। फिर वो जानकारी एंटन को देती है ताकि वह उसकी न्यूरल नेटवर्क बना सके। इस बीच डेविड बिजनेस साइड को संभालता है। इससे मैरिड कपल के पास एक दूसरे के लिए कम समय बचता है। अंत में जोया और आंद्रे दोनों को उनके न्यूरो कनेक्टर्स इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि पिता अपनी बेटी की रिप्लिका को गाइड कर सके। इस बीच इग्नैट बिल्डिंग में घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे उनकी लैबोरेटरी तक पहुंचने में दिक्कत होती है। एक दिन एंटन वेर की रिप्लिका को वाइनल एल्बम्स के साथ सॉर्टिंग करते हुए पाता है, क्योंकि वो एक सॉन्ग को याद करने में स्ट्रगल कर रही है। वो बताती है कि ये उसके पिता से जुड़ा है और चूंकि वो उसे याद नहीं कर सकती, वो उस सॉन्ग को सुनना चाहती है ताकि उसे याद करने में मदद मिल सके। एंटन उसे मेडिटेट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है ताकि मेमोरी खुद आए। इससे उसे अपने बचपन का घर याद आता है और ये कि उसके पिता हमेशा उसके दिन के बारे में पूछने और अपने दिन के बारे में बताने के लिए समय निकालते थे। अंततः वो सॉन्ग रिकॉल करती है, इसलिए रिप्लिका वाइनल खोजती है
और उसे बजाती है। एंटन बाद में इस इम्प्रूवमेंट को सशा को दिखाता है, जो सोचती है कि अब दूसरों को बताने का समय आ गया है। हालांकि वो पहले सुनिश्चित करना चाहता है कि ये सही तरीके से काम करे, क्योंकि उनकी अगली सब्जेक्ट एक लड़की है। अगर वे उसकी कॉन्शियसनेस को स्टेबलाइज नहीं कर पाते तो चीजें गलत हो सकती है, और वह उसे पूरी तरह से खोने से डरता है। डिसमिसिवली रिप्लिका उसे एश्योर करती है कि वो उस पर विश्वास करती है। बाद में वरा उन आदमियों को रिपोर्ट करती है कि जोया की हालत, और अनबिनोन्स टू देम डेविड वॉल्ट में एंटर करता है, जहां वो कंफर्म करता है कि एंटन ने रेप्लिका को बताया था कि वो उसका हस्बैंड है। डर के मारे कि वो अपनी असली वाइफ को एंटन के हाथ ना खो दे, डेविड अपने फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस करता है। रेप्लिका उससे अश्योर करती है कि असली वेरा को पता है कि वो उससे प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती है। इसके बाद डेविड पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, और रेप्लिका उससे डिलीट होने को कहती है। जब वो उठता है, डेविड एंटन के घर जाता है और वेरा को बताता है कि आंद्रे अब जोया को रेप्लिकेट करना चाहता है, लेकिन वो एंटन से कहता है कि वो पीछे रहे और सशा को मदद देने दे। वो ये भी मान लेता है कि शायद उसकी वाइफ और उसके भाई के बीच कुछ हो सकता था, लेकिन वो वेरा को नहीं दोष देता, क्योंकि एंटन ने उसकी रेप्लिका का इस्तेमाल किया और उससे ये कन्विंस किया कि वो उसका हस्बैंड है ताकि वो उस तक पहुंच सके। एंटन अपने काम को डिफेंड करता है, पर वेरा को ये सुनकर घृणा होती है। वो अपने सामान को उठाकर अपने हस्बैंड को किस कर लेती है और लैब की तरफ जाती है। दोनों भाई अकेला रह जाते हैं। अपनी गुस्सा को दबाते हुए डेविड डिसाइड करता है कि उसके पास अब भी उसकी वाइफ है और वो उसके कॉपी को डिलीट कर सकते हैं। एंटन ये पॉइंट करता है कि जो कुछ भी डेविड के पास है वो उसकी वजह से है। ये उसका प्रोजेक्ट था पहले, और डेविड को वेरा तब तक नहीं मिलती अगर वो उसकी लेक्चर में नहीं आई होती। वो ये भी कहता है कि उसका भाई असली वेरा को नहीं जानता, बस वही जो उसने उससे बताया। एंटन को लगता है कि वो उस वुमन को बेटर समझता है, क्योंकि डेविड को सिर्फ बिजनेस की फिक्र है। ये सब सोचकर एंटन डिसाइड करता है कि वो बाद में उससे डील करेगा और चला जाता है। जल्द ही जोया को रेप्लिकेशन के लिए तैयार किया जाता है। इस दौरान एंटन अपने ऑफिस में जाकर डिलीशन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्नैट गन के साथ आ जाता है। वो साइंटिस्ट पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपनी मशीन से एक इंसान की आत्मा चुरा ली है। तभी दरवाजा खुलता है और इग्नैट इंस्टिंक्टिवली गोली चला देता है, जो सशा को मार देती है। डर के मारे एंटन इग्नैट से वादा करता है कि वो सब कुछ डिलीट कर देगा। वो उससे ये भी बताता है कि उसका भाई अब एक छोटी लड़की को कॉपी करने वाला है, और फिर भी इग्नैट उसे गोली मार देता है। जल्द ही इग्नैट दूसरे लैब में इंफिल्ट्रेट करता है और जोया के डॉक्टर और उसकी न्यूरल नेटवर्क को मार डालता है। वो रुक जाता है जब उसे जोया दिखाई देती है, और डेविड उसका फायदा उठा के उसे मार पीट कर देता है, लेकिन वो जल्दी ही गोली खाता है और इग्नैट वेरा को गन पॉइंट पर रख लेता है। खुशकिस्मती से आंद्रे, जो जख्मी है, अपनी गन उठाता है और अटैकर को मार डालता है। वेरा अपने हस्बैंड के पास दौड़ती है, जबकि एंटन अपना माइंड उसकी रेप्लिका के वॉल्ट में अपलोड कर रहा होता है। वो उससे अपने फीलिंग्स बताता है और उससे ये कहकर अपनी रक्षा करता है कि वो डेविड पर यकीन ना करे। फिर वो उसे अपने पास खींच लेता है। अब वो उसे टच कर सकता है, क्योंकि अब वो भी एक रेप्लिका है। जब वो उसे किस करता है तो वेरा उससे कह देती है कि वो दूर रहे। फिर भी एंटन अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और दर्द से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वेरा उसे एक कमरे में लॉक कर देती है, जहां वो अपने वॉल्ट के एक हिस्सा में बंद हो जाता है, जो उसका प्रिजन बन जाता है। असली दुनिया में वेरा और डेविड जोया को एंटन के लैब में ले जाते हैं ताकि वो उसकी मशीन का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वहां जाकर उन्हें एंटन का डेड बॉडी मिलता है। डेविड अपने गम को दबाकर वेरा की मदद करता है ताकि वो अपने आप को और जोया को अपलोड कर सके। वेरा वॉल्ट में जाती है, जहां उसे अपनी रेप्लिका मिलती है। वो अपने बारे में जोया को बताती है
और क्योंकि इग्नैट ने उसकी न्यूरल नेटवर्क को मार दिया था। वर अपने रेप्लिका से कहती है कि वो उन्हें जोया को अपनी न्यूरल नेटवर्क में स्टोर करने दे, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो उससे उतना प्यार करेगी जितना उसने किया था। रेप्लिका एक्सेप्ट कर लेती है और वेर उठती है और जोया की कॉन्शियसनेस को वॉल्ट में ट्रांसफर कर देती है। जोया जल्द ही उठती है और वेर की रेप्लिका को देखती है, जिसे वो मां कहकर बुलाती है। इस वर्चुअल दुनिया में रेप्लिका जोया को जिंदगी का एक दूसरा मौका देती है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो बीमारी से मुक्त होती है।